ईस्ट एशिया के फिलीपींस देश में एक खतरनाक 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। दोस्तों, इस भूकंप के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहां पर यह अर्थक्वेक आया है। हालांकि जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन देशों की लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहां पर अधिकांशतः भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी देखे जाते हैं। आपको पता है कि यह पूरा रीजन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जोन है जहां पर इस बार अर्थक्वेक आया है। और 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बहुत अधिक विनाशकारी होता है, जो यहां पर काफी लोगों की अभी तक जान ले चुका है। देखते हैं, डजन किल्ड आफ्टर द डेडली 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स साउदर्न फिलीपींस। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं फिलीपींस का जो दक्षिणी द्वीप है, फिलीपींस का जो दक्षिणी द्वीप है, मिंडानाओ द्वीप, ये लिखा हुआ है यहां पर, ये मिंडानाओ द्वीप। इस मिंडानाओ द्वीप में ये अर्थक्वेक इस बार आया है 7.8 रिक्टर स्केल पर। ठीक, अब आप देखोगे तो इसका जो एपिसेंटर है, एपिसेंटर जिसको हम हाइपोसेंटर बोलते हैं, ये जो एपिसेंटर इसका यहां पर, ये एपिसेंटर दर्ज किया गया है और इस एपिसेंटर में 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप दर्ज किया गया है। तो आप सोचो, 7.8 रिक्टर स्केल का अगर भूकंप आया है तो इस क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा विनाशकारी है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर आप फिलीपींस को ध्यान से देखेंगे तो ये जहां पर, ये फिलीपींस जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको रिंग शेप में दिखाई दे रही है, ये है अर्थक्वेक, ये है वेव्स। आपको पता है ना, जब आप अर्थक्वेक पढ़ते हैं तो आप पी वेव और एस वेव और एल वेव के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से पी और एस वेव बॉडी वेव, पी और एस वेव बॉडी वेव्स हैं, भूगर्भिक तरंगे हैं, और एल वेव्स को हम सरफेस वेव कहते हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन एल वेव्स के थ्रू होता है। तो सिस्मोग्राफ पर जो दर्ज हुई है तीव्रता, वो 7.8 रिक्टर स्केल की दर्ज हुई। और ये जो प्लेस है जहां पर ये इस बार अर्थक्वेक आया है, मिंडानाओ द्वीप, ये आप देखोगे तो इसकी समुद्र तट से दूरी लगभग 30-40 किलोमीटर की है। और इस बार 7.8 रिक्टर स्केल के भूकंप आने से यहां पर सुनामी भी हिट हो रही है। आप देखोगे, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे रिकॉर्डेड वेव हाइट ऑफ 0.8 मीटर इन द पलाउ एंड इंडोनेशिया एंड मीनवाइल आप देखोगे फोर वेव रीचिंग अप टू 1.4 मीटर इन द साउदर्न मिंडानाओ। तो साउदर्न मिंडानाओ में 1.4 मीटर हाइट की सुनामी वेव्स भी आने के बारे में बोला गया है। अगर आप ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखोगे तो ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपको यहां पर, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो आइलैंड है, ये पूरा द्वीपीय देश जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पूरा फिलीपींस में नॉर्दर्न द्वीप तो आपको पता है, उसको कहते हैं लुइजोन द्वीप, और इसका जो साउदर्न द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है, उसको कहते हैं मिंडानाओ द्वीप। तो मिंडानाओ द्वीप और ल्यूजोन द्वीप, ठीक है, मिंडानाओ द्वीप और ल्यूजोन द्वीप, यहीं पर है मनीला। ठीक है, इस बार वाला जो अर्थक्वेक आया है वो कहां पर आया है, वो आया है दोस्तों मिंडानाओ द्वीप पर। यहां पर है, देख लीजिए, लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली, ये है सुलू सी, ये है दोस्तों यहां पर सेलेबस सी। ठीक है, और यहीं पर था इसका इस बार का एपिसेंटर, यहीं पर था एपिसेंटर। आप इतना तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ है, ये अगर यहां पर नीचे फोकस है तो उससे ठीक 90 डिग्री पर ऊपर यहां पर आपको एपिसेंटर देखने को मिलता है। और जहां पर एपिसेंटर होता है वो क्षेत्र सबसे अधिक विनाश वहीं पर होता है, और एपिसेंटर से जितना दूर जाएंगे उस डिस्ट्रक्शन आपको उतना, या अर्थक्वेक का इंपैक्ट आपको उतना ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नीचे यहां फोकस, जिसको हम कहते हैं भूकंप मूल, और ये है आपका एपिसेंटर, भूकंप केंद्र। तो एपिसेंटर कहां था इसका, तो एपिसेंटर एग्जैक्टली यहां पर था। ठीक, अब यहां पर तो अर्थक्वेक आया, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अब क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, या यूपीएससी में यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज से कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो पर्टिकुलर मैं कोई यहां न्यूज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये देख लिया कि यहां पर ये फिलीपींस के बाद इस बार जो भूकंप ये जो आया है, इसके झटके यहां पर कुछ हद तक बोर्नियो में भी देखने को मिले हैं, मलेशिया के नॉर्दर्न रीजन में भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा आप इधर देखेंगे तो ये जो इंडोनेशिया वाला रीजन है, इस इंडोनेशिया वाले रीजन में भी आपको झटके देखने को मिले हैं अर्थक्वेक के। ठीक है, अर्थक्वेक के शॉक्स यहां पर भी दिखे। अगर आप पर्टिकुलर अब फिलीपींस का अगर आप मैप देखें तो यहां पर आपको सबसे ऊपर में ये ल्यूजोन आइलैंड मिल रहा है, आपको मनीला है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैं यहां दिखा देता हूं। ठीक है, ये है मनीला की खाड़ी, बे ऑफ मनीला। उसके बाद और नीचे आएंगे तो सेबू करके एक प्रोविंस है, सेबू। ठीक है, सेबू इज अ प्लेस, यहां पर भी पिछले साल दशक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक यहां पर दर्ज हुआ था। और उसके बाद आप देखोगे तो यहां पर आपको एक प्लेस मिलेगा दवाओ। ठीक है, दवाओ, तो ये दवाओ प्लेस, ये मिंदानाओ आइलैंड का हिस्सा है। ठीक है, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सेबू, और यहां पर आपको दिख रहा है ऊपर में ये ल्यूजोन आइलैंड। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर
फिलीपींस में के आइलैंड अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले ऊपर में एक है ल्यूजोन आइलैंड, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ल्यूजोन के बाद विसायस आइलैंड और तीसरा है मिंडानाओ आइलैंड। यूपीएससी में या फिर पीसीएस में कई बार ये सीक्वेंस जो पूछ लेता है, जैसे जापान का सीक्वेंस पूछा उसने एग्जाम में, होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु, तो इसी तरीके से फिलीपींस चूंकि न्यूज में तो हो सकता है सीक्वेंस पूछ लिया जाए। सबसे पहले क्या है, ए में ल्यूजोन है, नॉर्थ से साउथ अगर सीक्वेंस पूछे तो फिर दूसरे नंबर पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है विसायस आइलैंड और तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो मिंडानाओ आइलैंड। और ये यही मिंडानाओ आइलैंड का जो साउदर्न पार्ट है, इस साउदर्न पार्ट पर इस बार अर्थक्वेक आया है। और ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर मिंडानाओ आइलैंड, इस मैप में अब आप आ जाओ तो इस मिंडानाओ आइलैंड में यहां पर एक प्लेस मिलेगा आपको, यहां पर ये प्लेस मिलेगा सरंगानी प्लेस, ठीक है। सरंगानी, सरंगानी ये जो आप देख रहे हो ना, ये दिस इज बे ऑफ सरंगानी, ये बे ऑफ सरंगानी है और ये सरंगानी शहर। तो सबसे ज्यादा जो विनाश देखने को मिला है, कोस्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर हमें विनाश देखने को मिला है सरंगानी में। तो एक तो प्लेस इन न्यूज के दृष्टिकोण से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सरंगानी, ठीक है। सरंगानी के अलावा दूसरा यहीं पर आप देख लीजिए, आपको एक प्लेस मिलेगा जिसका नाम है, ये है सेलेबस सी, ठीक है। तो ल्यूजोन हो गया नंबर 1 आइलैंड, दूसरा विसायस आइलैंड हो गया, यहां पर हो गया आपका सुलूसी, और सुलूसी के बाद ये सरंगानी। सरंगानी किसका हिस्सा है, ये मिंडानाओ आइलैंड का हिस्सा है, राइट। और यहां पर है सेलेबस सी, ये याद रखिएगा। तो सेलेबस सी, मिंडानाओ आइलैंड, देन विसायस, एंड देन यहां पर आप याद रखिए ल्यूजोन। नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए आपको फिलीपींस का, राइट, फिलीपींस के जो प्रमुख आइलैंड है। अब इसके बाद बात एक आती है कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर आप देखोगे तो सरंगानी तो प्लेस इंपॉर्टेंट हो ही गया, और इधर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यहीं पर जो इस बार का जो एपी सेंटर जो आप देख रहे हो, ये एपी सेंटर जो आया ये यहीं पर है। आप सोचो, ये यहां पर एपी सेंटर यहां पर आया और यहीं पर है आपका प्लेस जिसको हमने बोला सरंगानी, ठीक है। तो पहला नुकसान एक तो कहां पर दर्ज हुआ, सरंगानी में, और दूसरा जो लॉस हुआ है वो हुआ है जनरल सेंटोस। एक दूसरे प्लेस का नाम याद रखिएगा, एक तो सरंगानी प्लेस और दूसरा नाम याद रखना आपको जनरल सेंटोस, ठीक है। तो दो ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। वहां के गवर्नमेंट ने, हेड ऑफ स्टेट ने कहा है कि डू नॉट वेट, इंतजार मत कीजिए, आपका जीवन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, जो भी चीजें पीछे छूट रही हैं उनको छूट जाने दीजिए, आपका जीवन बचेगा तो आप उन चीजों को वापस पा सकते हैं, ऐसा हेड ऑफ स्टेट में वहां के बोला है, स्पेशली सरंगानी प्लेस में रहने वाले लोगों और जनरल सेंटोस में रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है। यहां पर है ये दवाओ सिटी, ठीक है। दवाओ सिटी ये मिंडानाओ आइलैंड का बहुत प्रमुख शहर है, इनफैक्ट कह सकते हो आप ये मिंडानाओ आइलैंड की एक प्रकार से डिफैक्टो कैपिटल है दवाओ सिटी। तो मिंडानाओ आइलैंड में सबसे ज्यादा जो लॉस देखने को मिला है वो लॉस यहां पर देखने को मिला है, क्योंकि यहीं पर है एपिसेंटर 7.8 मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और 7.8 मैग्नीट्यूड सीवियर कंडीशन पैदा करता है अर्थक्वेक में, ठीक है। मैप में लोकेशन आप देख सकते हैं, ये जनरल सेंटोस, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया जनरल सेंटोस। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये अर्थक्वेक क्यों आया, रीजन क्या है, रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है फिलीपींस में इतने डेडली अर्थक्वेक आने के। तो देखो, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, ये पूरा जो रीजन है, यहां पर एक है फिलीपीन मोबाइल बेल्ट। आपको पता है कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, तो जाहिर सी बात है अर्थक्वेक के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो थ्योरी है ना, जो रिस्पॉन्सिबल थ्योरी है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के संदर्भ में आप ये पढ़ते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में कोलाइड होती हैं, अभिसरण होता है, तो वहां पर भूकंप आने की संभावना हमेशा रहती है। भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है, और इसके अलावा सुनामी भी आती है। यहां पर क्या है आप देखोगे तो भौगोलिक रूप से फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटें और स्थानीय फॉल्ट लाइनों के लगातार टकराने से, कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहा है, टकराने से सबडक्शन और खिसकने से भारी मात्रा में भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। सबडक्शन क्या है, सबडक्शन जोन वो जोन होता है दोस्तों जहां पर हैवी प्लेट नीचे जाती है, डाइव करती है, किसके, लाइटर प्लेट के नीचे जाके डाइव करती है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए ये प्लेट, जहां पर जिन प्लेटों के बीच में सबडक्शन हुआ है, दो प्लेटें, एक तो है सुंडा प्लेट, ठीक है, और यहां पर है फिलिपाइन मोबाइल प्लेट, ठीक, दो प्लेटें हैं। सुंडा प्लेट बेसिकली, सुंडा जो ब्लॉक है ना, ये यूरेशियन प्लेट का एक मैराइन ब्लॉक है सुंडा ब्लॉक। तो सुंडा प्लेट बेसिकली मेजर प्लेट तो है नहीं, आपको पता है ना, 7 बड़ी प्लेटें हैं और उसके अलावा बाकी सब ढेर सारी छोटी प्लेटें हैं।
सुंडा प्लेट यहां पर किसका हिस्सा है? सुंडा प्लेट किस प्लेट का हिस्सा है? किस बड़ी प्लेट का हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का। तो सुंडा प्लेट का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? ईस्टर्न डायरेक्शन में। ईस्टर्न डायरेक्शन में सुंडा प्लेट मूव कर रही है, और ये है फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रही है। दोनों प्लेटों के बीच में आपस में अभिसरण हुआ। हैवी प्लेट कौन सी है? हैवी प्लेट है सुंडा प्लेट। सुंडा प्लेट नीचे हैवी है, वो जाकर क्या हो गई? यहां पर सबडक्ट हो गई। वो इस जोन में जाकर यहां पर सबडक्ट हो गई, और जैसे ही यहां पर सबडक्ट हुई, एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? अर्थक्वेक के लिए, और दोस्तों दूसरा सुनामी के लिए। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट कोलिजन, सबडक्शन एंड शिफ्टिंग ऑफ एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स एंड लोकल फॉल्ट लाइन। अब चूंकि हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, फिलीपींस में अर्थक्वेक आया है, इसकी बात कर रहे हैं, और अगर आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को ना देखें तो यह मामला अधूरा रह जाएगा। तो इसी बहाने आइए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को भी देख लेते हैं। परिप्रशांत मेखला यह प्रशांत महासागर का अग्निबल है। आपको बता दूं मैं, दुनिया के 75% एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दुनिया के ऑलमोस्ट 85% आपको अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं। एक्टिव वॉल्केनो आपको 75% यहीं पर मिलेंगे। एक्टिव वॉल्केनोस के अलावा अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज आपको 85 to 90% आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलती है। अब अगर आप देखेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, तो यहां पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कौन कौन सा प्लेट मूवमेंट हो रहा है? तो सबसे पहला प्लेट मूवमेंट तो हो रहा है अभिसारी। सबसे पहला एक तो प्लेट मूवमेंट हो रहा है, कौन सा? अभिसारी प्लेट संचलन हो रहा है। अभिसारी प्लेट संचलन का एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये है यहां पर नाजका प्लेट। ठीक है, ये नाजका प्लेट है, नाजका प्लेट, और ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए तुम देखते हो ये जो एंडीज माउंटेन्स है, यहां पर इन एंडीज माउंटेन्स वॉल्केनिक माउंटेन है, वॉल्केनिक फोल्डेड माउंटेन है, और इसी एंडीज माउंटेन में आपको देखने को मिलता है कोटापैक्सी, चिम्बेराजो, ओजस डेल सेलाडो जैसे आपको यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ठीक है, फेमस है कोटापैक्सी, आपने पढ़ा होगा। और ऐसे ही करके और ऊपर जाते जाते हैं, तो यहां पर जो प्लेट मोमेंट है, यहां पर तो कन्वर्जिंग मोमेंट हो रहा है। ठीक है, यहां पर जो मोमेंट हो रहा है, ये वाला जो मोमेंट है, इसको बोलते हैं पैरेलल मोमेंट, है ना। यहां पर ना तो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, और ना ही प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ना तो डाइवर्जेंस हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? प्लेट्स पैरेलल मूव कर रही हैं, और इसीलिए ये जहां पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, यहीं पर आपको देखने को मिलता है सेंट एंड्रियाज फॉल्ट। ठीक है, तो यहां से आप बढ़े, यहां आपको प्लेट कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, नंबर एक। दूसरा आपको समानांतर प्लेट संचलन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप फिर इधर और आके जाते हैं, तो ये अलास्का के पास में इधर ये एल्यूशन ट्रेंच, ये वाला रीजन में एल्यूशन ट्रेंच देखने को मिलती है, क्यूराइल देखने को मिलती है, फिर क्यूराइल ट्रेंच यहां पर देखने को मिलती है। जब आप और नीचे आते हो ना, तो यहां पर आपको ये जापान ट्रेंच देखने को, अभी ट्रेंच वर्ड बार बार यूज में हो रहा है, ट्रेंच शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रेंच होता क्या है बेसिकली। ठीक है, आप और नीचे आएंगे तो अब यहां पर ये पूरे पैसिफिक रिंग में ये पूरा एक प्रकार का गोला है प्रशांत महासागर के चारों तरफ, जहां पर आपको 75% एक्टिव वॉल्केनोस मिलते हैं। दुनिया के 90% वॉल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आ गए हम, ये दिख रहा है आपको फिलिपाइन ट्रेंच। ट्रेंच का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से अभिसरित होती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराती हैं, तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है, यूजुअली अगर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट आपस में टकरा रही है, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें टकरा रही हैं, तो जो महासागरीय प्लेट है, जो ओशनिक प्लेट है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और वो नीचे की ओर डाइव करती है, नीचे की ओर चली जाती है। तो जहां पर जाकर डाइव करती है उसको बोलते हैं क्षेपण क्षेत्र, सबडक्शन जोन। और जहां पर जाकर वो सबडक्ट होती है, आप देख रहे हैं जहां पर वो सबडक्ट होती है, वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरी ट्रेंच है। इसके अलावा यहां पर तमाम ढेर सारी ट्रेंचेस देखने को मिलती है, राइट। तो फिलीपींस की अगर मैं बात करूं तो एंटायर फिलीपींस सिचुएटेड है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा अनस्टेबल जोन है जहां पर प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, और प्लेट कन्वर्जेंस के होने की वजह से जो फ्रिक्शन जो पैदा हो रहा है, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी वजह से यहां पर अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और अर्थक्वेक के साथ साथ वॉल्केनिक एक्टिविटीज, और अर्थक्वेक अगर आ रहा है मैराइन यानी समुद्र के नीचे अगर कहीं पर सबडक्शन हुआ प्लेट का, तो निश्चित रूप से क्या आएगा? सुनामी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे आप इधर देखोगे, मैंने आपसे कहा कि दो प्लेटें कैसे आ रहा है अर्थक्वेक, दो प्लेटें आपस में क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं।
तो जैसे मान लीजिए ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, और इसी यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इसी यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इधर आप देखेंगे ये है सुंडा, ठीक। सुंडा प्लेट का ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया। और यहां से आप देख रहे हो ये कौन सी प्लेट है दोस्तों, ये है फिलीपीन मोबाइल प्लेट। इसको आप कह सकते हो ये है आपकी फिलीपीन मोबाइल प्लेट, ठीक है। तो एक प्रकार से फिलीपीन प्लेट का ही हिस्सा है ये फिलीपीन मोबाइल प्लेट। तो फिलीपीन प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच में एक प्रकार की सैंडविच बन गई। किसकी सैंडविच बन गई? सैंडविच बन गई फिलीपीन मोबाइल प्लेट। सैंडविच क्या, एक ब्रेड ऊपर और दूसरी ब्रेड नीचे, और बीच में क्या होता है, बीच में मटेरियल होता है। उसी प्रकार से एक ये फिलीपीन प्लेट और ये दूसरा यूरेशियन प्लेट, या आप कह सकते हो यूरेशियन प्लेट का ही ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं सुंडा प्लेट, इसके बीच में फिलीपीन प्लेट, और इस फिलीपीन प्लेट का दोस्तों मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। और ये सुंडा प्लेट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ध्यान रखना है जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो जो हैवी प्लेट होगी उसका क्या होगा, हैवी प्लेट का सबडक्शन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर सुंडा प्लेट का क्या हुआ है, यहां पर सुंडा प्लेट क्या हो गई, सबडक्ट हो गई, और सुंडा प्लेट के सबडक्ट होने के परिणाम स्वरूप यहां पर किसका निर्माण हुआ, बहुत सारी गर्तों का निर्माण होता है, ट्रेंचेस का निर्माण होता है। और जब भी प्लेट नीचे जाके सबडक्ट होती है, जैसे प्लेट नीचे जाके सबडक्ट हुई तो नीचे प्लेट के सबडक्ट होने की वजह से एस्थेनोस्फीयर जहां पर मौजूद है मैग्मा चैम्बर, और उस मैग्मा चैम्बर में तापीय संवहन धाराओं के माध्यम से मैग्मा ऊपर की ओर आता है, ठीक। तो मैग्मा जब ऊपर की ओर आएगा क्रस्ट को ब्रेक करके, तब तो वॉल्केनिक इरप्शन होगा। अभी तक यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन किसकी बात हुई है, अर्थक्वेक की बात हुई है, ठीक। तो प्लेट का नीचे सबडक्शन हुआ, सबडक्शन होने से एक एनर्जी रिलीज हुई जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं। इधर आप देखोगे तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो, ये वाला, ये, ठीक, ये जो दोस्तों पूरा रीजन देख रहे हो, ये सुंडा प्लेट और फिलीपीन प्लेट का सबडक्शन जोन है। सुंडा और फिलीपीन का दोस्तों ये सबडक्शन जोन है, जहां पर इस समय ये अर्थक्वेक देखने को हमको मिल रहे हैं, ठीक। इस इमेज को याद रखिएगा, राइट। और मैंने आपसे कहा कि जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो उसकी वजह से क्या उत्पन्न होते हैं, क्या बनती है, गर्त का निर्माण होता है, ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है। तो देख लीजिए जब ये प्लेट एक दूसरे से ऊपर गुजरती हैं तो एक दूसरे के नीचे धंसती हैं, घर्षण के कारण आपस में फंस जाती हैं, दशकों तक कंटिन्यूअसली प्रेशर, जो फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर क्रिएट होता रहता है, बढ़ता रहता है, चट्टान टूटती हैं। चट्टान जहां पर टूटी, चट्टान जहां पर टूटी वो क्या होगा, वही होगा आपका फोकस। चट्टान जहां पर टूटी वही क्या होगा, भूकंप मूल, और उसके ठीक 90 डिग्री ऊपर पर क्या दिखाई देगा आपको, एपीसेंटर, जहां पर सबसे ज्यादा विनाश हम देखते हैं। आखिरकार चट्टान टूटती है, समुद्र की गहराई में जबरदस्त भूकंप आते हैं और जानलेवा सुनामी। मतलब अभी की अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो लगभग 1.4 मीटर के आसपास के सुनामी वेव्स की जो हाइट है 1.4 मीटर, और अभी अगर आगे इसी प्रकार से अगर ये एनर्जी रिलीज होती रही तो इसकी हाइट 3 मीटर तक बढ़ सकती है, इसकी हाइट आगे 3 मीटर तक बढ़ सकती है। तो इसका मतलब डेडली अर्थक्वेक और डेडली सुनामी आ चुकी है फिलीपींस में। लास्ट बात एक और देख लेते हैं कि यहां पर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया ट्रेंचेस के बारे में, ट्रेंच, गर्त। तो गर्त के बारे में एक तो सबसे पहली बात आप हमेशा याद रखिएगा, गर्त का निर्माण कब होता है, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से अभिसरित होती हैं। तो दो प्लेटों के अभिसरण से गर्त का निर्माण होता है, या जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो यहां पर आपको पता है कटक का निर्माण होता है। तो यहां पर दो प्लेट एक दूसरे से दूर तो नहीं जा रही है, यानी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री तो है नहीं, यहां पर तो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। तो इसकी वजह से कुछ कुछ ना ट्रेंचेस ऐसी हैं जो अब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि वो ट्रेंचेस अब न्यूज में आ गई। सबसे पहले आपको बता दो, आप देखोगे तो एक जो ट्रेंच है, ये ट्रेंच यहां पर देखने को मिल रही है कोटाबाटो ट्रेंच, ध्यान रखिएगा, एक ट्रेंच है कोटाबाटो ट्रेंच, ठीक। कोटाबाटो ट्रेंच याद रखिएगा, ये मिंदानाओ आइलैंड है, ठीक है, ये मिंदानाओ आइलैंड, इसी मिंदानाओ आइलैंड के पास में यह है कोटाबाटो ट्रेंच। दूसरा यहां पर दिख रहा है आपको सेलेबस सी, सेलेबस सी के पास में नीचे आपको दिखेगा सुलावेसी ट्रेंच, एक सुलावेसी ट्रेंच याद रखना है, दूसरा कोटाबाटो ट्रेंच याद रखिएगा, तीसरी ट्रेंच आप याद रखिएगा निग्रोज ट्रेंच, ये यहां पर देखना आप, ये निग्रोज ट्रेंच है, और चौथी ट्रेंच आपको यहां पर याद रखनी है मैनीला ट्रेंच। तो हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे सीक्वेंस भी पूछ ले कि नॉर्थ टू साउथ दी गई ट्रेंचेस का नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस बताइए। तो नंबर
1 पे या नंबर 4 पर अगर हम देखेंगे सबसे ऊपर, तो यहां मनीला ट्रेंच है, निग्रोस ट्रेंच है, फिर उसके बाद कोटाबाटो ट्रेंच है और नीचे है सुलावेसी ट्रेंच। ये 4 ट्रेंचेस तो आपको यहां याद रखनी है। एक और ट्रेंच आप देख लो 5वीं, यहां पर है सुलू ट्रेंच। सुलू सी भी है और सुलू ट्रेंच भी है। सुलू सी दिखाया मैंने, सुलू ट्रेंच है, ठीक है। और एक ट्रेंच यहां पर आप देखोगे 6ठे नंबर पर, पलावान ट्रेंच। टोटल मैंने आपको 6 ट्रेंचेस बताई हैं। इन 6 ट्रेंचेस का नाम याद रखिएगा। और ये जो सुनामी और अर्थक्वेक जो आया है ना, इसका प्रभाव इनफैक्ट बोर्नियो तक भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका प्रभाव बोर्नियो तक भी देखने को मिल रहा है। तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलीपींस में तो अलर्ट जारी है ही, मिंदानाओ में। इसके साथ साथ इंडोनेशिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मलेशिया का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस है, नाम याद रखना है आपको। मनीला ट्रेंच, निग्रोस ट्रेंच, कोटा बैटो ट्रेंच, सुलू ट्रेंच, ठीक है, पलावान ट्रेंच और 6 नंबर पर सुलावेसी ट्रेंच है, ठीक है। ये सारी ट्रेंचेस न्यूज में आ गए। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ट्रेंच है वो ये वाली है, दिस ट्रेंच। कोटाबाटो ट्रेंच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोटाबाटो ट्रेंच पर ही, यहीं पर सबडक्शन हुआ है। मतलब सुंडा प्लेट और फिलिपाइन प्लेट का सबडक्शन कहां पर हुआ है? तो सुंडा प्लेट और फिलिपाइन प्लेट का सबडक्शन हुआ है इसी जगह पर, इसी ट्रेंच पर। यहीं पर सुंडा एंड फिलिपाइन प्लेट का सबडक्शन जोन यहीं पर है। और जहां पर प्लेट का सबडक्शन है वहीं पर बना है आपका एपिसेंटर, ठीक है। और मैंने आपको प्लेस का नाम बताया, उस प्लेस का नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सरंगानी, प्लेस का नाम याद रखिएगा, सरंगानी, जहां पर एपिसेंटर है, यहां पर सबसे ज्यादा विनाश हुआ है ना। और लास्ट में जो चर्चा हो रही है कि भाई सुनामी आई है, तो मैंने आपको बताया अभी कि लगभग 1.4 मीटर के आसपास। और जैसे जैसे देखो सुनामी में क्या होता है, ये अभी सुनामी ये तो समुद्र के भीतर वाले हिस्से में, मतलब आप कह सकते हो कि ये जो है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही जो हिस्सा है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की गहराई कितनी है? लगभग 200 मीटर के आसपास कॉन्टिनेंटल शेल्फ की गहराई। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप रहता है। तो जब तक कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पीछे वाले हिस्से में जब तक ये वेव्स हैं, तब तो बहुत ज्यादा वेव्स आपको दिखाई नहीं देंगे। यानी जो मिड सी में आप देखोगे तो सुनामी की वेव्स बहुत ज्यादा आपको ऊंची नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर गहराई बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात आप देखोगे वेवलेंथ भी बहुत ज्यादा है। यहां पर क्या है? वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, है ना, आप कोस्टल मार्जिन की तरफ जैसे आप बढ़ते हो, बीच की तरफ जैसे आप आगे बढ़ते हो, यानी ये पूरा का पूरा जो हिस्सा अगर हम इसको मान लें कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आप अगर बीच की तरफ आगे बढ़ते हो, ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? यहां पर वेवलेंथ क्या हो रही है? वेवलेंथ घट रही है। लेकिन वेवलेंथ घटने के साथ अगर आप हाइट ऑफ अगर वेव देखोगे ना, तरंग की ऊंचाई, तो ये बहुत बढ़ रही है। अभी 1.4 मीटर है और संभावना है आगे कि ये 3 मीटर तक भी हो सकती है। तो सोचो 3 मीटर ऊंची अगर वेव की अगर हाइट होगी तो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो एक कंसेप्ट यहां पर और है कि जैसे ही जब सुनामी की वेव्स, मान लीजिए यहां पर चट्टान टूटी, तो यहां पर चट्टान टूटने की वजह से यहां पर खलबली तो होगी, वेव्स तो दिखाई देंगी, लेकिन यहां पर वेव्स की ऊंचाई बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगी क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही हम कोस्टल लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे, कोस्टल लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे, वेवलेंथ घटती जाएगी, हाइट ऑफ वेव बढ़ती जाएगी। ज्योग्राफी में सुनामी के अंदर इस कंसेप्ट को शोलिंग प्रभाव या शोलिंग इफेक्ट कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो शोलिंग इफेक्ट में क्या हो रहा है? जैसे आप कोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, हाइट ऑफ वेव इंक्रीज होती है, और वेवलेंथ आप देख रहे हो ना, वेवलेंथ आपको, हाइट बढ़ रही है लेकिन आप देखो कि वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई बट हाइट ऑफ वेव इंक्रीज हो गई। तो अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसको पता चल गया कि सुनामी आने वाली, क्योंकि सुनामी में पानी पहले क्या होता है? पूरा पीछे जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर अचानक से एक लंबी वेव के थ्रू आगे बढ़ता है। तो इसको कहां जाना चाहिए? इसको यहां की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई बोट, एज्यूम करिए अगर कोई बोट यहां पर खड़ी हुई है और सुनामी के सिग्नल्स हैं, वार्निंग जारी कर दी गई, तो इन बोट्स या शिप्स को बोला जाता है कि रन टुवर्ड्स द ओशन, यानी आप ओशन की तरफ जाइए। क्योंकि ओशंस की तरफ जाएंगे तो जब आप यहां कहीं पर होंगे तो सुनामी की वेव्स का आपको प्रभाव शिप पर या बोट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हाइट ऑफ वेव बहुत ज्यादा नहीं है। आप सुनामी वेव्स के ऊपर से यहां से बाहर निकल सकते हैं, अंदर जा सकते हैं मतलब। लेकिन अगर कोई कोस्ट पर है तो फिर उसको क्या बोला जाएगा कि आप कोस्ट से दूर जाइए, हायर प्लेन्स की तरफ आगे मूव कीजिए, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण बात है, जो प्लेसेस जो महत्वपूर्ण है,
उनको जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।